कैसे मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए कुछ नहीं, आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं रसायन शास्त्र, जो साइंस का एक भाग है ना। जो केमिस्ट्री हम लोग जानेंगे, और केमिस्ट्री का दूसरा नंबर एक्सरसाइज है अम्ल, क्षार और भस्म। इन तीनों के मिलाकर के 2 नंबर एक्सरसाइज है। इसी को हम लोग 2 भाग में बिल्कुल कंप्लीट कर लिए हैं। ये तीसरा भाग है और तीसरा भाग पूरी तरह से कंप्लीट आज खत्म करने वाले हैं। थ्योरी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, जिसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होगा अगला भाग में आपको मिल जाएगा, चौथा पांचवा भाग में। और बिल्कुल उसको भी देखना बिल्कुल ना भूले। आपको अगर पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो पहला भाग और दूसरा भाग का वीडियो जरूर देखिए। उसके बाद तीसरा भाग का वीडियो ये है जो बिल्कुल हम लोग क्लियर करेंगे। हम लोग क्लास 10th के चल रहे हैं। ये एनसीईआरटी बिल्कुल बिहार बोर्ड से है। और बिल्कुल हम लोग रसायन शास्त्र, जिसमें 2 नंबर एक्सरसाइज है और 2 नंबर एक्सरसाइज का पार्ट 2 है। 2 नंबर एक्सरसाइज का बिल्कुल पार्ट 3 चल रहा है। पूरी की पूरी थ्योरी है क्लास। और थ्योरी क्लास में बिल्कुल हम लोग शुरुआत करने वाले हैं, जिसमें हम लोग यहाँ से छूट गए थे और यहाँ से हमारा बचा हुआ है जो क्लियर करने वाले हैं। जिसमें कहता है कि धातु और अधातु के साथ अभिक्रिया, धातु और अधातु के साथ जब अभिक्रिया करते हैं तो हमें क्या मिलता है। तो धातु और अधातु के साथ अभिक्रिया जब करेंगे, कहता है जब कोई धातु और अधातु के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? लवण का निर्माण होता है। बस इतना ही सिंपल है कि धातु और अधातु जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो एक लवण का निर्माण होता है। बस इतना ही है। साथ में अगर एग्जाम्पल हम लोग समझे तो ये देखेंगे कि एन यानी कि सोडियम को अगर क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो आपका नमक बनता है। जो आपका नमक जो है एक लवण है। नमक क्या है? लवण, यानी कि NaCl का निर्माण होता है। और अगर के को यानी कि पोटेशियम को क्लोरीन के साथ में यानी कि Cl के साथ में जब अभिक्रिया कराते हैं तो KCl हमारा बनता है। और ये भी एक का है, ये भी एक लवण है ना। इस तरह से हम लोग दो अगर धातु और अधातु के, धातु को और अधातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एक लवण का निर्माण होता है, जो इस प्रकार के होते हैं। अगला अगर बात हम लोग सहे तो ये देखेंगे कि जब कोई अम्ल ऑक्साइड भस्म के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, जब कोई अम्ल के ऑक्साइड भस्म के ऑक्साइड के साथ, याद रखिए, जब कोई अम्ल के ऑक्साइड भस्म के ऑक्साइड साथ अभिक्रिया करता है तब जाकर के भी लवण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? लवण का निर्माण होता है। जैसे अगर CaO को अगर CiO2 के साथ अगर अभिक्रिया कराते हैं तो CaSiO3 बनता है, यानी कि लवण का निर्माण होता है। फिर अगर हम लोग देखें तो अम्ल के ऑक्साइड के साथ यानी कि Na2O यानी कि अम्ल के ऑक्साइड भस्म के ऑक्साइड यानी SO3 के साथ अभिक्रिया करता है तो दोनों अभिक्रिया करते हैं तब जाकर लवण बनाता है, Na2SO4 बनाता है। अगर अगली बात करें तो CaO और CO2 यानी कि अम्ल के ऑक्साइड भस्म के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराता है तब जाकर क्या बनाता है? लवण का निर्माण करता है। और इस प्रकार से ये हमारा एग्जाम्पल होते हैं। अगली अगर बात देखें तो अगला बात इस प्रकार देखेंगे, यानी कहता है कि लवणों के समान गुण क्या होते हैं, यानी लवण का जो गुण होते हैं वो कैसे हम समझेंगे कि ये लवण है। लवण के गुण आखिर क्या क्या है, कि लवण के कैसे कैसे गुण होते हैं। तो पहली बात अगर समझे तो लवण जो होते हैं, कहता है कि लवण उदासीन होते हैं। उदासीन मतलब ना एक खट्टा होता है और ना ये कड़वा होता है, ना मीठा भी लगता है, यानी कि बिल्कुल इसमें कोई स्वाद नहीं होते हैं, यानी स्वादहीन होते हैं, है ना। तो ये हम लोग समझेंगे कि इसका जो अति होता है वो उदासीन होते हैं। साथ में अम्लीय, अम्लीय भी हो सकता है। अम्लीय मतलब खट्टा हो सकता है। वो साथ में भस्मीय हो सकते हैं। भस्मीय यानी कि कड़वापन, जिसको हम लोग कहते हैं, कसैलापन जिसको बोलते हैं। तो ये तीनों प्रकृति के हो सकते हैं, यानी कि ये बिना रंग के, बिना खट्टा मीठा का भी हो सकता है, एक खट्टा भी हो सकता है और एक कड़वा भी हो सकता है, यानी कि तीनों प्रकृति में पाए जाते हैं, जिसको हम लोग लवण बोलते हैं। अगली अगर बात कहें तो कहता है कि उदासीन लवण जो होते हैं जिसका pH मान 7 के बराबर होता है। और ये नॉर्मल याद रखिएगा, या पहले से आप लोग जानते भी होंगे तो बिल्कुल जानिए कि उदासीन जो होते हैं लवण, उसमें उसका pH मान 7 के इक्वल यानी 7 के बराबर होते हैं। और जो भस्मीय होते हैं उसका 7 से ज्यादा होता है। और जो अम्लीय होते हैं लवण, उसका 7 से कम होता है। तो देखिए, लवण जो ऐसा है जो भस्मीय भी हो सकता है, लवणीय भी हो सकता है, उदासीन भी हो सकता है। ये तीनों प्रकृति के आते हैं। तो यही कहता है कि जो उदासीन लवण होते हैं उसका pH मान 7 के बराबर होते हैं। अगर इस लवण के घोल अगर अम्लीय हो, अम्लीय मतलब खट्टीला हो, तो इसका pH मान 7 से क्या होते हैं? कम होते हैं। आगे अगर बात करें कि ये लवण जो होते हैं, लवण का गुण या भस्मीय हो, यानी भस्मीय मतलब ये
ये आपका जो कड़वापन हो, कसैलापन इसमें अगर स्वाद हो, तो इसका पीएच मान की अगर बात करें तो 7 से अधिक होते हैं। हाँ, तीनों की अगर बात करें तो तीनों का एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे उदासीन, जैसे NaCl जिस और KCl, तो ये सब हो गए उदासीन, यानी कि ये लवण हो गए जो ओरिजिनल वाला लवण जिसका पीएच मान 7 ही होते हैं, है ना। आगे अगर बात करें तो जो अम्लीय, अम्लीय मतलब अम्ल के जैसा उसमें कुछ कुछ गुण होते हैं, जैसे NH4Cl, उसके बाद CuSO4, FeCl3, ये हमारे कुछ आ जाते हैं। उसके बाद अगर भस्मीय की बात करें तो CH3COONA, उसके बाद Ng2 और CO3, तो ये हमारे कुछ आते हैं जो भस्मीय लवण आते हैं। आगे अगर हम लोग बात करें तो ये देखेंगे 5वां नंबर में कि जब लवण अम्लीय, जब लवण है जो अम्ल से अभिक्रिया करती है, जब लवण अम्ल के साथ अभिक्रिया कराती है तो नया जो पदार्थ बनता है वो कैसा बनेगा, अम्लीय बनते हैं। यानी कि जो बिना खट्टा मीठा के कोई चीज हो, बिना खट्टा हो ना मीठा हो, कुछ भी ना हो, बिल्कुल उदासीन हो, और उसको अगर खटीला पदार्थ के साथ अभिक्रिया कराए तो नया जो पदार्थ बनता है वो खटीला बनता है। यानी अम्लीय पदार्थ के साथ में अगर उदासीन वाले को अगर अभिक्रिया कराएंगे तो अम्लीय बनते हैं। तो ये हमारा बात करता है कि NaCl यानी कि अम्ल को, है ना, लवण को अगर H2SO4 यानी अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो Na2SO4 बनता है जो नए अम्ल बनता है ना। तो ये नए अम्ल का निर्माण करता है। आगे अगर बात करता है कि जब अम्ल को भस्म के साथ अभिक्रिया कराता है तो लवण भी बनते हैं और भस्म, दोनों चीज बना देते हैं। यानी कि NaCl जो होता है लवण हो जाता है और NH4OH जो बनेगा तो ये भस्म होते हैं। याद रखिएगा, जब भी भस्म का आप बात कीजिए, भस्म का जब संकेत देखिएगा, ये रासायनिक सूत्र देखिएगा, तो वहां पर लास्ट में OH रहेगा तो समझ जाइए कि भस्म है। भस्म को कैसे समझेंगे, इसके लास्ट में जो होते हैं क्या लगा रहता है, OH लगा होता है। OH जहां देखिएगा समझिएगा कि ये भस्म ही होगी, ठीक है। उसके बाद अगर कोई कोई के दिमाग में सर अम्ल को कैसे पहचानेंगे, तो अम्ल वाले में H लगा होता है, तो जब H लगा हुआ हो तो समझ लीजिए कि ये क्या है, ये अम्ल है। जैसे यहाँ पर H जो लगा हुआ है, यहाँ पर देख रहे होंगे HCl, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा अम्ल है ना। क्लियर, इसी तरह से समझेंगे। और जिसमें बिल्कुल कोई भी चीज ऐसा नहीं कि आपका लवण जो होगा इसमें H लगा रहेगा, N लगा रहेगा, ऐसा कोई बात जरूरी नहीं है। इसमें कुछ भी हो सकता है। ये समझेंगे कि इसमें धातु भी हो सकता है, धातु अधातु के साथ अभिक्रिया करता है तब जाकर लवण का निर्माण करता है, तो उसमें धातु भी हो सकता है, अधातु कुछ भी हो सकता है। आगे अगर बात हम लोग करें तो ये देखते चलेंगे अगला कि साधारण नमक, साधारण नमक जिसे हम लोग NaCl बोलते हैं ना, तो NaCl जो होते हैं इसके उत्पादन समझे। तो देखिए NaCl जो नमक की अगर बात करें तो नमक 2 प्रकार के होते हैं। नमक, नमक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक तो साधारण नमक जो हमें डायरेक्टली जो कंपनी वगैरह जो बना करके देती है, या आप डायरेक्ट कर सकते हो। वो कंपनी में बनता कैसे है, तो समुद्री पानी से होते हैं, समुद्र से निकलते हैं। और जो समुद्र से निकलते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं डायरेक्टली नॉर्मल जो होते हैं वो साधारण नमक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नमक 2 प्रकार के, एक साधारण नमक जो पाउडर के रूप में हमको मिल जाता है फैक्ट्री से, जो समुद्री पानी से मिलता है, और एक होता है वो आपको कह सकते हैं पथरीला नमक। एक तो साधारण जो पाउडर मिल जाता है, एक पत्थर की तरह मिलते हैं, और उसे हम लोग सेंधा नमक कहते हैं। क्या बोलते हैं, सेंधा नमक ही बोलते हैं। सेंधा नमक बिल्कुल पत्थर की तरह रहता है, उसे हम लोग डायरेक्टली चूर चूर के उससे छोटा पाउडर बना सकते हैं। वो कोई दिक्कत नहीं, वो आपको बाजार में मिल जाएगा पाउडर की तरह, लेकिन वो सेंधा नमक होता है। और ये होते हैं 2 प्रकार के। आने की जो विधि होते हैं, उत्पादन की विधि, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है जो कंपनी में बन जाते हैं, ये मतलब अथी से आ जाते हैं समुद्र से, और एक होते हैं जो लैब में तैयार किए जाते हैं। और ये अगर बात करें सेंधा नमक की बात, तो सेंधा नमक जो होते हैं जो जमीन के अंदर कह सकते हैं या पहाड़ों के बीच कह सकते हैं, तराई में कह सकते हैं, ये समुद्र के नीचे, समुद्री जो पुराने जमाने से जो समुद्र जो सूख जाता है और उसका जो पानी अवशेष जो बच जाते हैं, तब जाकर के वो रूप ले लेता है, वो नमक जो है वो रूप ले लेता है पत्थर का, यानी कि पहाड़ का। और वही जो पत्थर का, पहाड़ का जो रूट पे ले लेता है, उसी को हम लोग कहते हैं सेंधा नमक, जो सेंधा नमक रूप में आता है। तो इसकी अगर बात करें तो साधारण नमक जो मुख्यतः 2 स्रोत होते हैं, एक समुद्री नमक, एक होता है रॉक। रॉक जो बोले वो पहाड़ वाला, पत्थर वाला इलाका होता है ना, वो पत्थर वाला होता है, उसी को हम लोग रॉक सॉल्ट बोलते हैं। और पहली बात अगर समझे कि समुद्री जल को कैसे हम लोग निकालते हैं, तो समुद्री जल से हम लोग जो नमक निकालते हैं उसी को साधारण नमक या समुद्री जल का नमक कहते हैं। और ये होता कैसा है, देखिए इसको निकालने के 2 तरीका, एक व्यापारिक, एक होता है लैब, जो
प्रयोगशाला में निकाले जाते हैं। और जो व्यापारिक विधि होते हैं वो उसको बिल्कुल अच्छे से समझिए, तो बिल्कुल याद रखिए। जो समुद्री जो जल होते हैं, समुद्र के जल में अनेक प्रकार के लवण घुले होते हैं। समुद्र के जल में 1-2% नहीं, लगभग 34-35% के आसपास में क्या घुले होते हैं, नमक घुले रहते हैं। और उसे बिल्कुल याद रखिए कि इसमें 35% के आसपास में नमक यानी कि NaCl घुला होता है। और इसे तालाब में या जलाशयों में जमा करके सूर्य के प्रकाश से उपस्थित, सूर्य के प्रकाश में उपस्थित उसके जो बाष्पोत्सर्जन करके उसके जल को अवशोषित कर दिया जाता है। और जो कुछ बच जाते हैं अम्लीय, जो लवणीय चीज बच जाता है यानी कि नमकीन वाला जो चीज बच जाता है वो हमारा नमक बच जाता है, जो छोटे छोटे पाउडर के रूप में बच सकते हैं या छोटे छोटे दानेदार करके बच सकते हैं, तो उस तरह से बच जाते हैं। कथा बाष्पीकरण कराया जाता है और धीरे धीरे तालाब के जो जल होते हैं बाष्पित हो जाता है, बाष्प होकर बाष्पन करके उड़ जाता है और नमक जो होते हैं रवे के रूप में रह जाते हैं। यानी नमक जो होते हैं पाउडर के रूप में या दाने दाने के रूप में, जैसे बाला हो, बालू की तरह, बाला की तरह रह जाते हैं। और इसी जो रवे को बाहर निकाला जाता है। और बिल्कुल जो रवे निकल जाते हैं बाहर ना, उसको एक मत कहिए कि ये नमक हमारा तैयार हो गया, बिल्कुल खाने के लिए रेडी हो गया, ऐसा नहीं होता है। समुद्री जल को खेतों में या छोटे छोटे जलाशयों में डाल देते हैं और उसे 1-2 हफ्ते के लिए छोड़ दिया जाता है। जब सूर्य के वाष्पीकरण होते हैं और वो सूख जाता है, सोख लेता है, वाष्प से उड़ जाता है और बाकी जो रवेदार जो बच जाते हैं, दानेदार जो बच जाते हैं, उसको जमा करके और फैक्ट्री में ले आता है शुद्धिकरण करने के लिए। और वो शुद्धिकरण करके जा करके वहां पर प्योरीफाई यानी शुद्ध कर दिया जाता है। शुद्ध करने के बाद में पैकेट में भर भर के हमारे तरफ पहुंचा दिया जाता है, यानी कि हमारे पास खाने के लिए भेज दिया जाता है। तो उस तरह से शुद्ध होता है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, ऐसे रवेदार जो होते हैं, रबे की तरह जो नमक होते हैं उसको निकाल लिया जाता है। और भारत में ऐसे जो होते हैं, ये महाराष्ट्र और तमिलनाडु के समुद्री तटों पर साधारण नमक बहुत ज्यादा मात्रा में यानी तेजी से बनाया जाता है। तो बहुत ज्यादा भारत में जो बनाया जाता है ये यही 2 जगह है। बहुत ज्यादा मात्रा में की बात करें तो महाराष्ट्र में और तमिलनाडु के जो तट है यानी समुद्री इलाका है, वहां पर ज्यादा मात्रा में बनाया जाता है। आगे की अगर बात करें तो देखिए प्रयोगशाला में भी बनाया जाता है। जैसे हम लोग बताए कि व्यापारिक विधि से तो बनाया जाता है, साथ में प्रयोगशाला में यानी कि लैब में बनाया जाता है। लैब में कैसे बनाया जाता है तो कहता है कि प्रयोगशाला में साधारण नमक बनाने के लिए जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को यानी कि NaOH जो हमारा क्या है, ये भस्म है, बिल्कुल याद रखिएगा, ये भस्म है। और इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में यानी कि HCl के साथ में अब क्रिया कराई जाती है, तब इसके फल स्वरूप क्या बनता है, साधारण नमक जो प्राप्त हो जाता है। यानी कि NaOH को HCl के साथ में अभिक्रिया कराते हैं तो NaCl और OH यानी कि जो जल है जो वाष्प के रूप में निकल जाता है, तो ये दोनों हमें प्राप्त हो जाता है। तो यही जो हमारा है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं नमक, यानी कि नमक हमारा बन करके रेडी हो जाता है जो प्रयोगशाला में बनते हैं। तो प्रयोगशाला द्वारा इस तरह से बनाए जाते हैं। और हम लोग जो अथी में बनाते हैं, समुद्री तट पर जो बनाते हैं, खेती करते हैं, उसको हम अलग विधि बनाते हैं जो व्यापारिक विधि होता है। दूसरी बात अगर करें रॉक सॉल्ट की, तो जो रॉक सॉल्ट होते हैं, जो रॉक नमक, जो पहाड़ी नमक जो होते हैं, उसको हम लोग कैसे निकालते हैं तो बिल्कुल याद रखिए कि रॉक सॉल्ट का नाम जो होते हैं, नमक का जो नाम, उसे हम लोग हेलाइट के नाम से भी जानते हैं। तो बिल्कुल याद रखिए कि रॉक सोल्ट का नमक, जो रॉक नमक होता है, एक प्रकार के खनिज है। एक प्रकार के क्या है, खनिज, यानी कि जमीन से निकाला। खनिज किसे कहते हैं, जो हमारे उपयोग में आने वाले, जो समुद्र से निकालने वाले या हमारे जमीन से जो निकालने वाले या समुद्री नीचे से जो निकालने वाले होते हैं, धरती के अंदर से निकालने वाले वे महंगी पदार्थ जो हम लोग यूज करते हैं और उसको ज्यादातर उपयोग किया जाता है, वो खनिज ही होते हैं। तो इतना ही हम लोग जानेंगे कि रॉक सॉल्ट जो होते हैं, नमक एक खनिज प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं, खनिज प्रकार के। अगर बात करें तो जिसे हेलाइट के नाम से भी जाना जाता है। और बात करें तो हेलाइट का दूसरा नाम सेंधा नमक, बिल्कुल याद रखेंगे, इसे हम लोग सेंधा नमक से नाम से जानते हैं। बिल्कुल याद रखेंगे, कौन सा नमक, सेंधा नमक। तो बिल्कुल याद रखिए, इसे दूसरा नाम जो है सेंधा नमक कहते हैं। और यह नमक जो होता है, ये खनिज होता है जिसे हेलाइट भी कहा जाता है। कहता कि यह जमीन के अंदर खदानों से निकाले जाते हैं। ये जो सेंधा नमक जो होते हैं, रॉक सोल्ट, इसे हम लोग जमीन के अंदर खदानों से निकालते हैं। जहां खदान अतीत में, खदान अतीत मतलब कह सकते हैं कि जो खदान से में निकालते हैं, वो खदान अतीत यानी कि हजारों साल, लाखों साल, करोड़ों साल पहले ये समुद्र हुआ करता था और वो सूख जाता है। उसका पानी जो बच जाते हैं वो वाष्पित होकर के, सूख करके, और क्या होते हैं, उसका जो नमक वाला जो हिस्सा होता है वो बच जाता है, वो समुद्र
वाला जो पानी होता है वही नमक वाला हिस्सा बनता है और वो पहाड़ का यानी पत्थर वाला रूप ले लेता है। तो ये कहता है कि जहाँ खदानों में अतीत स्थलीय सागरों को सूखने से बनती है, यह स्थलीय सागर जो होते हैं वो सूखते हैं तब जाकर के बनते हैं और यह छोटे छोटे रब्बे के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। कहता है कि यह जो होते हैं ये प्राय रंगहीन होते हैं, यानी इसमें कोई कलर नहीं होते हैं, या सफेद कलर भी हो सकते हैं, यानी कि रंगहीन या सफेद कलर होते हैं। हाँ, कभी कभी कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो अशुद्धि मिल जाने के कारण कहता, लेकिन कुछ अशुद्धि जैसे जिप्सम, सिल्वाइट आदि जैसे के कारण होने के कारण ये सब जो होता है, इसी के कारण से इसका रंग कभी कभी पीला, नारंगी, गुलाबी, भूरा तथा बैगनी रंग के आपको मिल सकते हैं। क्लियर। वैसे ओरिजिनल अगर बात करें तो ये बिल्कुल सफेद कलर या रंगहीन, यानी इसमें कोई कलर नहीं होते हैं। आगे अगर बात करें तो देखिए सिंधा नमक जो होते हैं, बिल्कुल याद रखिएंगे सिंधा नमक इसके बारे में, है ना। तो ये सिंधा नमक है। कहता है सिंधा नमक की बात करें तो सिंधा नमक यूएसए, कनाडा इत्यादि जो देश है उसमें बड़े बड़े खादान मिलते हैं। लेकिन भारत की अगर बात करें तो देखिए भारत में भी एक कुछ जगहों पे मिल जाते हैं, जिसे हम लोग कह सकते हैं हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में। लेकिन पाकिस्तान भी इसका बहुत बड़ा खदान है बाबू। कहता है कि पाकिस्तान के खेवारा नामक के क्षेत्र है, वहां पर बहुत बड़ा भंडार है क्या चीज का, सेंधा नमक का। और हमारे देश अगर बात करें भारत में, तो भारत देश में मात्र एक हिमाचल प्रदेश एक ऐसा जगह है जो मंडी जिले में पड़ता है। इसका उत्पादन जो होते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है भारत में। कहता है कि इसका उत्पादन जयपुर में स्थित है, जो एक लिमिटेड कंपनी है ना, उस कंपनी से इसका यूज किया जाता है। कहता है कि इसका उत्पादन जयपुर के हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड द्वारा किया जाता है। कहां से, हमारे इस हिस्सा से, हिमाचल प्रदेश से, है ना। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में है, वो बहुत ज्यादा मिल जाता है। आगे अगर बात करते हैं आयोडीन युक्त नमक, पता है आजकल आयोडीन युक्त नमक को है ये प्रचार में ही बहुत ज्यादा दिखिएगा। सभी लोग सलाह भी देते हैं कि हम लोग को नमक भी खाना चाहिए, तो आयोडीन युक्त नमक यानी कि आयोडीन से मिला हुआ भरपूर अच्छा होता है। आयोडीन घेंगा रोग के लिए या कई सारे रोगों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, फायदेमंद चीज होता है, जिससे हम लोग अगर आयोडीन युक्त नमक अगर खाते हैं तो इससे घेंगा रोग या कई सारे रोग होते हैं जिससे हम लोग मुक्ति पाते हैं। तो वही कहता है, देखिए अगर बात करें आयोडीन सॉल्ट के बारे में तो ये कहता है कि आजकल आयोडीन सॉल्ट जो है, नमक जो है, ये काफी जोरों शोरों पर है, क्योंकि आयोडीन युक्त नमक हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है, फायदेमंद चीज है। कहता है क्योंकि इसके कमी से थायराइड से संबंधित बीमारियां होती है। कौन से संबंधित, थायराइड से संबंधित कई सारे क्या होती है, बीमारियां होती है, जैसे में घेंगा रोग। कहता है इस घेंगा रोग जो होते हैं ना, ये आयोडीन के कमी से होता है। घेंगा रोग किसकी कमी से, आयोडीन के कमी से घेंगा रोग होते हैं, बिल्कुल याद रखेंगे। आयोडीन के कमी से क्या रोग होते हैं, घेंगा रोग होते हैं। कहता है कि जब साधारण नमक में पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड यानी कि के, पोटेशियम आयोडेट मिला देने से आयोडीन युक्त नमक है जो निर्माण हो जाते हैं। आयोडीन जो नमक होते हैं, नॉर्मल नमक में पोटेशियम आयोडाइड जो होते हैं, पोटेशियम आयोडेट होते हैं, ये सारे को मिला देते हैं ना, ये आयोडीन युक्त नमक हो जाते हैं। कहता है जिसके सेवन से हमारे शरीर में आयोडीन की कमी नहीं होती। इसको सेवन कीजिएगा तो हमारे शरीर में आयोडीन की कमी होगा ही नहीं, बिल्कुल पूरा रहेगा। जब कमी नहीं होगा तो हमें घेंगा जैसे रोग नहीं होता है। आगे अगर बात करें तो देखिए ये साधारण नमक हमारे उपयोग में लाए जाने वाले महत्वपूर्ण सामग्रियों से बने यौगिक है, जैसे कास्टिक सोडा, वास्टिंग सोडा, अगर बेकिंग सोडा, विरंजक चूर्ण की बात करें तो ये सारे हमारे साधारण नमक यानी कि NaCl से ही हमें बनता है। और ये हम लोग बात करें कि कास्टिक सोडा क्या होता है, वाशिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा क्या होता है, विरंजक चूर्ण क्या होता है, तो इसकी बात अगर कर ले तो देखिए सबसे पहले कि कास्टिक सोडा क्या होता है। कास्टिक सोडा की अगर बात करें तो इसका सूत्र होता है NaOH, जो एक क्षारीय पदार्थ है, बिल्कुल याद रखेंगे। क्षारीय पदार्थ किसको कहते हैं, जिसके लास्ट में OH लग जाता है ना, ये क्षारीय हो जाते हैं। लेकिन है ये लवण ही, बात करें तो क्या है, लवण है, लवण। अब किसी के दिमाग में आएगा सर अभी तो आप बोले कि जिसके लास्ट में OH होता है उसको तो क्षारीय बोलेंगे, ये तो क्षारीय हो गया, भस्म हो गया, है ना, भस्म, ये क्षार हो गया, तो क्षारीय कैसे बोलेंगे, क्षारीय ही बोल रहे हैं, ये भी बोल रहे हैं। ये लवण है, लेकिन लवण ये क्षारीय गुण वाले लवण है। कौन से गुण वाले हैं, क्षारीय गुण वाले लवण है। इसकी बात अगर करें तो देखिए जब सोडियम क्लोराइड, जब सोडियम क्लोराइड संतृप्त वैद्युत अपघटन कराया जाता है, संतृप्त वैद्युत अपघटन, सोडियम क्लोराइड को जब संतृप्त
वैद्युत अपघटन कराया जाता है, जिससे एक प्रकार के सेल होते हैं, एक प्रकार के सेल कह सकते हैं कि इसमें 2-3 बैटरी की तरह होते हैं। क्या होते हैं? 2-3 बैटरी होते हैं, सेल कह सकते हैं। यानी देखिए 2-3 सेल के मिश्रण को हम लोग बैटरी कहते हैं। तो कहते हैं 2-3 सेल होते हैं यानी कि बैटरी होते हैं, है ना। तो कह सकते हैं कि जिसे एक सेल होते हैं में डाला जाता है, सेल में क्या किया जाता है? डाला जाता है, इसमें डाला जाता है। और जब लोहा का बना होता है, जो क्या का बना होता है? ये लोहा का बना होता है, याद रखिएगा। ये क्या का बना होता है? लोहा का बना होता है। इसकी भीतरी दीवार पर मरकरी की लेप चढ़ी होती है। यहाँ पर ऐसे रहेगा बिल्कुल इस तरह से करके, इस तरह से करके बिल्कुल, और इस पे मरकरी का एक लेप चढ़ाया हुआ था, यानी चारों तरफ से मरकरी लेभारा हुआ रहता है ना। तो कहता है लेप चढ़ी रहती है। कहता है जो कैथोड की तरह काम करता है। किसका तरह काम करता है? कैथोड की तरह काम करता है। कि कैथोड यानी कि स्प्रिंग तरह जो होते हैं उस तरह से काम करते हैं। कहता है इसमें इलेक्ट्रोड के रूप में ग्रेफाइट का छड़ लगे होते हैं। इलेक्ट्रोड के रूप में ग्रेफाइट का क्या लगे होते हैं? ये छड़ लगे होते हैं। कहता है कि जो एनोड की तरह काम करते हैं, एक कैथोड की तरह काम करते हैं, और जिसमें इलेक्ट्रॉन का जो छड़ होता है, ये ग्रेफाइट के छड़ होते हैं, ये एनोड की तरह काम करते हैं। कैथोड एनोड की तरह काम करते हैं। कहता है जब विद्युत धारा प्रवाहित कराया जाता है, यानी कि इधर से अगर करंट इधर लेके जाया जाता है, तो जब विद्युत धारा प्रवाहित कराया जाता है, तब कहता है कि Cl यानी क्लोरीन एनोड पर मुक्त हो जाता है, एनोड पर चढ़ जाता है, और तथा सोडियम कैथोड जो है पर मुक्त हो जाता है, यानी कि मुक्त यानी कि उसे छोड़ देता है। और इस प्रकार के सोडियम मरकरी के साथ अभिक्रिया करता है, और सोडियम अम्लगमन यानी यहाँ पर से जो अम्लगमन जो होते हैं, अम्लगम, वो आपका निर्माण होना शुरू हो जाते हैं। और इसका अगर पिक्चर की तरह देखें तो इस तरह से होता है, ये आपका पिक्चर की तरह है। कहता है कि ये हमारा सेल है ना। जो कैथोड एनोड की बात करें तो ग्रेफाइट के छड़ हो गए 1 2 या 3, और इधर से ये घूमते हुए इस तरह से आते हैं, बिल्कुल इस तरह से। क्लियर? यहाँ से एक अथी करंट जोड़ दिया जाता है इधर, ये इसके अंदर जो होता है मरकरी का लेप चढ़ाया रहता है। क्या होता है? मरकरी का लेप। NaCl का जो संतृप्त घोल होता है इसी के अंदर मौजूद होते हैं, NaCl का संतृप्त घोल। और नीचे जो होता है एक खाली जगह छोड़ दिया जाता है, और जब ये मरकरी का लेप होता है और इसमें गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, तब जाकर के इधर से क्या गिरता है? सोडियम अम्लगम। ये सोडियम अम्लगम जो होते हैं नीचे गिरना शुरू करते हैं। अगर रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन यानी अभिक्रिया कैसे होता है? तो देखिए ये सोडियम आपका NaCl यानी कि नमक हो गया, इसमें जो नमक होता है बिल्कुल नमक, और ये आपका क्या होता है? प्लस चार्ज होता है, और ये आपका माइनस चार्ज, यानी कि सोडियम और कैल्शियम जो होते हैं दोनों क्या होते हैं? क्लोरीन जो होते हैं, ये आपका माइनस चार्ज होता है, ये आपका प्लस चार्ज होते हैं। अब एनोड जो होते हैं ये आपका 2Cl के साथ होता है, जो आपका क्या बनाता है? एक अणु बनाता है, अणु जो होते हैं परमाणु बनाते हैं, है ना। तो इस तरह से हमारा जो कैथोड एनोड पर काम करता है। आगे की अगर बात करें तो देखिए जब प्राप्त सोडियम का जो अवलगमन जो नीचे गिरता है उसको जल में मिलाया जाता है, और जब जल में मिलाया जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। और यही जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं जो कास्टिक सोडा, यानी कि बोलते हैं कि NaOH, है ना। ये हमारा कास्टिक सोडा है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, और इसके बाद जो हमारा जो बन करके रेडी होगा कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा की अगर बात करें तो कास्टिक सोडा का गुण कैसा होता है? कास्टिक सोडा का जो गुण होते हैं, एक गुण बताना है कि कास्टिक सोडा का गुण क्या है। तो ये जानेंगे। कास्टिक सोडा एक सफेद रवादार ठोस पदार्थ होता है, एक सफेद होता है, रवादार होता है, एक ठोस पदार्थ होता है। इसकी अगर बात करें तो यह साबुन की तरह चिकनी होती है। ये साबुन की तरह क्या होती है? चिकनी होती है। यह जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुल जाते हैं। साथ में यह अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। जब अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो लवण बनाएंगे और जल का निर्माण करते हैं। साथ में कहता है कि यह अमोनिया के लवण के साथ अभिक्रिया करता है और अमोनिया गैस का निर्माण करता है। ये अमोनिया के लवण के साथ अभिक्रिया करेगा और अमोनिया गैस का निर्माण करता है। तो इस तरह से अगर बात करते हैं इसका अभिक्रिया के बाद, तो देखिए NH4Cl को NaOH के साथ अगर अभिक्रिया कराते हैं तो NaCl यानी कि नमक, जल और अमोनिया गैस हमारा निकल के बनता है। आगे अगर बात करते हैं तो ये देखेंगे कि कास्टिक सोडा जो होते हैं इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो धातु से ग्रीस
ग्रीस, मोबिल और तेलीय पदार्थ, जहां पर कोई धातु पर अगर तेल पदार्थ, चिकनी पदार्थ अगर लगा हुआ हो तेल की तरह, उसको साफ करने के लिए, उसको हटाने के लिए हम इसको यूज करते हैं कास्टिक सोडा का। साथ में साबुन और अपमार्जक के उत्पादन में, साबुन जहां बनते हैं, अपमार्जक बनते हैं, साबुन सर्फ जो बनता है, साबुन और सर्फ के बनाने वाले फैक्ट्री में इसका उपयोग किया जाता है। साथ में कागज बनाने वाले और कृत्रिम फाइबर जो होते हैं उसको बनाने में भी यूज किया जाता है। पेट्रोलियम के शोध कारखाना, यानी कि पेट्रोलियम आता है वहां पर शुद्ध होता है, यानी पेट्रोल, किरोसिन तेल और मिट्टी तेल, जो जिसको हम लोग कह सकते हैं, आप कई प्रकार के मोबिल वगैरह जो होते हैं, ग्रीस वगैरह होते हैं, ये अलग अलग बनता है, यानी कि वहां पर ये फैक्ट्री में यूज किया जाता है, पेट्रोलियम फैक्ट्री में। आगे अगर देखें तो देखिए, कास्टिक सोडा तो हम लोग जान गए, अब जानेंगे धोने की सोडा, जिसको वॉशिंग सोडा कहेंगे, है ना, जिसको सर्फ हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। तो इसकी अगर बात करें, देखिए जब सोडियम क्लोराइड के संतृप्त विलयन के साथ, है ना, संतृप्त विलयन को अमोनिया से क्या करते हैं, ये संतृप्त करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया जाता है। कहता है कि जब सोडियम क्लोराइड के संतृप्त विलयन को अमोनिया संतृप्त अमोनिया से संतृप्त के करके और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया जाता है, जिसके फलस्वरूप सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। कहता है जब सोडियम क्या, जब एक आपका है, यानी कि क्या, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि नमक, नमक को NH4HCO3 और साथ में तीर का निशान यहाँ पर है बाबू, ये दोनों के साथ में जब अभिक्रिया कराते हैं तो NaHCO3 ये बनता है, जो बनता ही है, बाकी NH4Cl भी बन करके हमें निकलता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। अगर बात करें तो जब सोडियम बाइकार्बोनेट जब बनता है तब इसको छननी किया जाता है, छान करके सुखाते हैं, सुखा करके इसको गर्म करते हैं, और गर्म करेंगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। और इसी को हम लोग कहते हैं, ये हमारा क्या होगा, डायरेक्टली कह सकते हैं कि 2NHCO3 को अगर अभिक्रिया कराते हैं तो Na2CO3 और प्लस में CO2 बन करके, और आपका जल जो है बन करके ये उड़ जाते हैं, ये दोनों के दोनों उड़ जाते हैं। बाकी ये हमारा जो चीज है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये हमारा बन करके रेडी होता है। आगे अगर देखें तो ये देखते चलेंगे कि इससे जो प्राप्त होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे रवाकरण किया जाता है और धोने का सोडे का निर्माण होता है। यानी कि ये जब बनता है तो ये दोनों चीज जो हमें मिलता है, ये हमारा क्या बनता है, धोने का सोडे का निर्माण होता है। आगे अगर देखिए तो धोने का सोडे का गुण क्या होता है बाबू, तो ये रवादार ठोस पदार्थ है और जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। कहता है यह अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं, और धोने का सोडा गर्म करने पर शुष्क सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त करते हैं, है ना। इस तरह से अगर देखें तो धोने के सोडे का उपयोग कैसे करेंगे, देखिए धोने का जो सोडा होता है उसको हम लोग कपड़े धोने के लिए यूज करते हैं। जैसे आप कह सकते हैं सर्फ होता है, सर्फ का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, तो डायरेक्टली नॉर्मल अगर बात करें तो सर्फ यानी धोने का सोडे का यूज जो करने वाले काम होता है, वो डायरेक्टली अगर कोई कहेंगे तो बर्तन उर्तन धोने में कहेंगे, या कह सकते हैं कि कपड़े धोने में कर सकते हैं, गाड़ी उड़ी धोने में कर सकते हैं, तो वो तो करते ही हैं। साथ में प्रयोगशाला में अवकर्मक के रूप में भी किया जाता है। साथ में जल का अस्थायी यानी कि खारापन दूर करने के लिए किया जाता है। ये कागज को, साबुन को आदि के उत्पादन में भी इसका यूज हम लोग करते हैं। किसका, ये धोने का सोडा का, यानी वॉशिंग सोडा का। आगे अगर बात करें तो देखिए खाने का सोडा भी होता है, जैसे धोने का सोडा होता है वैसे खाने का सोडा। और बात बता दें अगर, तो खाने के सोडा को अगर नॉर्मल अगर नाम जाने, हम लोग आम चाल की भाषा में अगर जाने तो इसे हम लोग मीठा सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं, मीठा सोडा, जो ज्यादातर हम लोग जो खाने वाला जो सामान बनाते हैं ना, तो उसमें यूज करते हैं। जैसे स्पंज हो गए, या कह सकते हैं कि कोई कचौड़ी वगैरह जो ज्यादा फुलाना हो उसको, तो हम लोग यूज कर सकते हैं, तो उस तरह में यूज कर सकते हैं। या आप डायरेक्टली अगर अथी बना रहे हैं, जो चिप्स वगैरह जो यूज कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो उसमें यूज कर सकते हैं। कि अगर छोटा मोटा बनाए और उसमें डालिए तेल में, बड़ा बड़ा हो जाता है, तो उस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। यानी खाने का सोडा का, जिसको हम लोग बेकिंग सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं, बेकिंग पाउडर कहते हैं। इसके अगर बात करें तो देखिए जब सोडियम कार्बोनेट के संतृप्त घोल को, जब सोडियम कार्बोनेट के संतृप्त घोल में कार्बन डाइऑक्साइड की गैस का प्रवाहित किया जाता है, तब बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। बेकिंग सोडा जो खाने का सोडा होता है, और ये होता है NaCO3 और
CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को जल के साथ में ये तीनों को अभिक्रिया कराते हैं, तब जाकर के हमारे खाने का सोडा बन करके रेडी होता है। जो खाने का सोडा बेकिंग सोडा जो होता है पाउडर, ये आपका बन करके रेडी होता है। इसी प्रकार के अगर देखें हम लोग तो इसकी विधि अगर जाने तो उत्पादन की विधि अगर जाने तो देखिए अमोनिया से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया जाता है यानी कि पार कराया जाता है, तब जाकर के बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडे का निर्माण होता है। और ये हमारा होता है क्या होगा, ये अमोनिया हो गया। अमोनिया को यानी कि सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक के साथ में जब नमक को जल के साथ में अभिक्रिया कराते हैं और अभिक्रिया कराते हैं साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित कराते हैं, तब जाकर के हमें ये बन करके रेडी होता है। इसकी बात अगर करें तो बेकिंग सोडा का गुण भी होते हैं तो ये सफेद रवाकार ठोस पदार्थ है। ये जल में एकदम क्षारीय विलयन होते हैं। जल में कैसा होता है, क्षारीय विलयन होते हैं और इसे गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होते हैं, निकलती है और यह सोडियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाती है। सोडियम बाइकार्बोनेट जो होते हैं सोडियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है। ये आपका पिक्चर अति हो गया यानी कि रासायनिक समीकरण हो गए। कहता है इसे अम्लों के साथ अभिक्रिया करने पर अम्ल लवण तथा जल, लवण जल यानी कि लवण जो जल होता है तथा लवण और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। और इसका ये आपका पिक्चर हो गया है ना। तो इस तरह से हम लोग जानेंगे रासायनिक समीकरण। आगे अगर देखा जाए तो इस तरह से हम उपयोग जानेंगे। तो बेकिंग सोडा इसका उपयोग जो होते हैं ये जो खुद होता है इसे बेकिंग पाउडर के बनाने में यूज किया जाता है, यानी बेकिंग पाउडर को बेकिंग पाउडर बनाने में यूज किया जा सकता है। कहता है कि जिसमें सोडा और टार्टिक अम्ल का मिश्रण होता है और इसका उपयोग स्पंज बनाने में, जो स्पंज हम लोग बाजार में मिठाई वगैरह जो खाते हैं स्पंज, तो स्पंज वगैरह बनाने में यूज होता है। क्योंकि स्पंज का देखिएगा बनाते समय देखिएगा छोटा छोटा इतना बड़ा बड़ा गोली होता है बिल्कुल अंडा की तरह, या कह सकते हैं कि एक अथी की तरह होता है। लेकिन इसी को अगर छान लीजिए, छानने के बाद अगर चाशनी में या रसा में अगर डाल दीजिए तो उसको डालने के बाद ये इतना बड़े बड़े हो जाते हैं। तो इतने बड़े बड़े होने के कारण जो होते हैं ये स्पंज में जो खाने का सोडा यानी कि बेकिंग सोडा का उपयोग किया हुआ होता है। कहता इसका उपयोग रसोई घर में तथा अग्निशामक यंत्र में भी किया जाता है। और यह जो होते हैं कपड़ा, कागज और चमड़े के उद्योग में बहुत अच्छे से यूज किया जाता है। चमड़े के उद्योग में इसलिए किया जाता है क्योंकि उसके ऊपर का जो बाल होता है अच्छी तरह से बिल्कुल साफ किया जा सकता है और बहुत अच्छा बन सकते हैं। आगे अगर बात करते हैं बिरंजक चूर्ण, बिरंजक चूर्ण भी बहुत अच्छे हैं जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। यह जब चूना जो बुझ जाते हैं तब उसे 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर लंबे समय तक गर्म किया जाता है और कहता है क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर गर्म करते हैं, प्रवाहित करते हैं, तब जाकर के इसके फलस्वरूप बिरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। यानी कि Ca और OH होल्ट जो होते हैं इसको क्या ना क्लोरीन के साथ में जब गर्म कराते हैं 40 डिग्री सेल्सियस पर लंबे समय तक गर्म किए हुए रहते हैं और क्लोरीन गैस प्रवाहित कराएंगे, तब जाकर के हमें विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। आगे अगर बात करें तो ये देखते चलेंगे कि विरंजक चूर्ण का कुछ गुण भी होते होंगे। तो बिल्कुल होता है। विरंजक चूर्ण जो होते हैं एक क्लोरीन जैसी इसकी गंध वाली सफेद चूर्ण होती है। ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्लोरीन गैस मुक्त करती है। साथ में अमोनिया हाइड्रोक्साइड को विरंजक चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तो नाइट्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? नाइट्रोजन गैस निकलती है। तो इस तरह से इसके गुण थे। आगे अगर बात करते हैं इसका उपयोग जानेंगे विरंजक चूर्ण के, तो ये कागज में, कपड़े में विरंजित करने के लिए यानी कि रंगने के लिए, कलर करने के लिए यूज किया जाता है। साथ में कीटाणु नाशक के रूप में भी यूज कर सकते हैं, यानी कीटाणुओं को मारने के लिए यूज करते हैं। कहता क्लोरोफॉर्म के उत्पादन में भी इसका यूज किया जाता है। क्लोरोफॉर्म के उत्पादन करेंगे, यूज करेंगे यानी कि बनता है तब वहां पर इसका यूज किया जाता है। आगे अगर बात करें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस के आप नाम सुने होंगे कभी। प्लास्टर के नाम से सुनिए कि प्लास्टर किए जाने, जैसे देखिए किसी के अगर हाथ पैर अगर टूट जाते हैं और वहां पर उसको हड्डी के ज्वाइंट करने के लिए देखिएगा उसके हाथों में प्लास्टर किया जाता है, और वो जो प्लास्टर किया जाता है वही प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका पूरा नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस हम लोग जानेंगे। अगर बात करते हैं तो जब जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर या 373 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तब अपना रवा को जल में खो देता है यानी खत्म करता है और सफेद जो चूर्ण बनता है और जिसे हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसकी अगर बात करें तो CaSO4 प्लस जब ये दो जल हो, दो H2O को अगर गर्म किया जाता है 373 डिग्री केल्विन पर तो Ca और SO4 बनता है और साथ में आपका जल का निर्माण होता है और यही आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसी का हम लोग यूज करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस में। अब इसका यूज भी हो जानेंगे या इसका गुण भी समझेंगे। तो पहले तो इसका गुण समझिए। तो सफेद
चूर्ण होते हैं, इसका गुण की ओर बात करें तो ये सफेद रंग के चूर्ण होते हैं। यह जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है और जिप्सम का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? जिप्सम का निर्माण करता है। और आगे अगर बात करें तो देखिए इसका उपयोग तो मूर्ति बनाने के लिए यूज किया जाता है। आप देखेंगे गणेश जी, शंकर जी या किसी भी प्रकार की अगर मूर्ति देखेंगे तो बिल्कुल आपको अथी चुनना के बना हुआ दिखिएगा, तो बिल्कुल इसी का प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही बनते हैं। तो ये मूर्ति बनाने में, सजावट का सामान बनाने के लिए, खिलौना बनाने के लिए आदि निर्माण में इसका यूज किया जाता है। साथ में दीवारों की सुंदरता बढ़ाने के लिए, यानी प्लास्टर जो होते हैं, कभी भी देखिएगा प्लास्टर किया हुआ रहता है, उस पर एक पेंट किया जाता है जिसको प्लास्टर की या प्लास्टिक पेंट कह सकते हैं। तो इस तरह से यूज करते हैं, तो उसको बनाने के लिए, सुंदरता बढ़ाने के लिए करते हैं। या दरार जो होते हैं, किसी चीज के दरार अगर हो जाए, बीच में फाट जाए, तो उसको भरने के लिए भी यूज किया जाता है। साथ में अगर कोई का हड्डी टूट जाए, किसी का अगर जोड़ की हड्डी टूट जाता है या कहीं भी टूट जाते हैं, तो उसको भी जोड़ने के लिए यूज किया जा सकता है ना। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज हम लोग इस तरह से काम करते हैं। अब ऐसा नहीं कि हड्डी जब टूट जाता है उसको जोड़ने के लिए, तो कोई अगर बूढ़े के भी ऐसा नहीं, बचपन जो हो या आप आधा मतलब पूरी तरह से जवान नहीं हुआ, युवा है, तब तक आपका अगर हड्डी कोई टूट जाता है और प्लास्टर से अगर कर देते हैं तो बिल्कुल सही हो जाता है। लेकिन अगर ज़्यादा बूढ़ा हो जाइएगा तब हाथ में रड उड डालना पड़ता है, काफ़ी दिन उसको लग जाते हैं जोड़ने में। इसकी वजह से अगर एक आध महीना के अगर कम बच्चा अगर है तब तो एक आध महीने में हो जाएगा, तो इसलिए प्लास्टर आप कर सकते हैं। अगर अगला बात देखें तो क्लोरीन की गैस की बात सुनेंगे कि क्लोरीन गैस का उपयोग कैसे करेंगे। क्लोरीन गैस अगर होता क्या है, तो क्लोरीन गैस की अगर बात करें तो क्लोरीन गैस एक गैस है जिसका उपयोग की अगर बात करें तो स्वच्छ जल की स्वच्छता के लिए किया जाता है। यानी जल को, पानी को एकदम बिल्कुल साफ सुथरा करने के लिए इसका यूज करते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक नाव है ना, और ये पानी में लग रहा है कि ये उड़ रहा है। ये लग रहा है क्या हो रहा है, ये उड़ रहा है, तैर रहा है, तैर नहीं रहा, उड़ रहा है। तो उड़ नहीं रहा है, तैर रहा है। पानी इतना स्वच्छ है कि ऊपर से देखने पर जमीन जो है, निचली जो सतह है, वो बहुत अच्छे से क्लीन दिख रहा है। तो एकदम स्वच्छता है, एकदम साफ है। तो ये जल को स्वच्छता करने के लिए भी यूज किया जाता है। साथ में स्विमिंग पूल में आप कह सकते हैं कि जो बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं उसके घर में एक पोखर बनाया जाता है, पुल बनाया जाता है, स्विमिंग पूल बनाया जाते हैं। वो पानी देखिए बिल्कुल एकदम स्वच्छ होता है, ऊपर से देखिएगा नीचे वाला सतह बिल्कुल दिखाई देता है। तो उसको साफ करने के लिए भी यूज किया जाता है, यानी कि क्लोरीन गैस का। साथ में कहता है कि एगो पीवीसी का होता है, जो आपको बताते हैं आधार कार्ड देखे होंगे, या आप ड्राइविंग लाइसेंस देखिए, या आप कह सकते हैं एटीएम कार्ड देखे होंगे या स्मार्ट कार्ड वगैरह देखे होंगे। तो उसमें जो कार्ड होता है ना, वही पीवीसी कार्ड होता है। जो प्लास्टिक की तरह कार्ड होता है वो पीवीसी कार्ड होता है। साथ में सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कीटाणुनाशक बनाने में भी यूज किया जाता है। कहता है कि इसका उपयोग जो होता है रोगाणुनाशक, यानी रोगाणुनाशक कह सकते हैं कि रोग को खत्म करने के लिए, ये नाशक करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर? चलिए ये आपका क्लियर हो गया। आगे अगर थोड़ा सा देखेंगे तो हाइड्रोजन गैस का उपयोग भी जानेंगे कि हाइड्रोजन गैस का उपयोग कहाँ करेंगे। तो इसका उपयोग ईंधन के लिए क्या आता है, ईंधन के रूप में हम लोग करते हैं। कहता है इसका उपयोग जो होता है कि मार्गरीन बनाने में किया जाता है। और इसका उपयोग जो होता है खाद के मतलब खाने के लिए जो अमोनिया होते हैं, अमोनिया के लिए भी किया जाता है। और एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अगर बात करें तो इसका उपयोग कहाँ करेंगे, तो देखिए क्लोरीन और हाइड्रोजन ये दोनों के मिलाने के बाद जो क्लोरोन बनता है उसको कहते हैं कि क्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों मिलकर के जो क्लोरो क्षार होते हैं वो प्रक्रिया में महत्वपूर्ण उत्पादक है। कहता है इसका उपयोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उत्पादन में, क्लोरीन और हाइड्रोजन जो मिलते हैं तो हाइड्रोक्लोरीन बनाते हैं, और इसके उत्पादन, ये अम्ल के उत्पादन में किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक महत्वपूर्ण रसायन है जिसका उपयोग निम्न पदार्थों में किया जाता है, जिसे दवाई के निर्माण में किया जा सकता है। सौंदर्य मतलब सुंदरता, लिपस्टिक हो गया, पाउडर हो गया, कोई भी क्रीम हो गए, जिसको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। साथ में कहता है अमोनिया क्लोराइड के निर्माण में भी किया जाता है। और इस्पात के सफाई करने के लिए, यानी कि किसी चीज में अगर जंग वगैरह लग जाए तो उसको साफ सुथरा करने के लिए, यानी चहका टहका कह सकते हैं या चमकदार बनाने के लिए कह सकते हैं, तो ब्राइटनेस लाने के लिए इसका यूज हम लोग करते हैं। क्या चीज का? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, है ना। आगे अगर देखें तो ये आपका सबसे लास्ट हो जाता है जो सोडियम हाइड्रोक्लोरिक ऑक्साइड जो होता है, हाइड्रा ऑक्साइड, इसका उपयोग हम लोग कैसे करेंगे। तो इसका उपयोग धातुओं को ग्रीज हटाने के लिए, ग्रीज मतलब कह सकते हैं कि तेल वाला जो पदार्थ होता है ना, तेल चीज, वो तेल वाला जो तत्व होते हैं वो चीज को हटाने के लिए यूज किया जाता है।
साबुन और अपमार्जक बनाने में इसका यूज करते हैं, साथ में इसका कागज बनाने में यूज किया जाता है, और इसका जो होते हैं और इसका उपयोग कृत्रिम फाइबर बनाने में हम लोग कर सकते हैं। कृत्रिम फाइबर मतलब आप समझिए कि कृत्रिम, आप कुछ भी ऐसा चीज हो जिसको कृत्रिम कर सकते हैं उसको यूज करने में कर सकते हैं, है ना। फाइबर यानी कि प्लास्टिक की तरह, रबड़ की तरह कैसे उसका यूज कर सकते हैं। ये आपका लास्ट था और ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका जो थ्योरी वाला क्लास तो खत्म हो जाते हैं। इसके बाद जो आपका लाइव क्लास चलेगा, ये हमेशा लाइव क्लास 6:30 बजे चलता है प्रतिदिन। आप लोग भी लाइव क्लास में अगर इच्छुक है कि लाइव क्लास अगर जुड़े तो बिल्कुल 6:30 बजे से प्रतिदिन जुड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है। और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्रतिदिन जुड़िए और अगला क्लास जो चौथा और पांचवा भाग आएगा, जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का भाग आएगा, बिल्कुल उसमें जुड़िए और क्वेश्चन आंसर बिल्कुल कंप्लीट करने जाइए। चलिए, थैंक यू, गुड।